Hello students, Hello, am sir. I audible? Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. good evening, good evening. So well, start करें अपनी क्लास. Yes, sir. Okay. Well, हम लोगों ने लास्ट क्लास में करंट अफेयर्स कंप्लीट किया था एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी की कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं. आज हम लोग उन टॉपिक्स को लेंगे जो अभी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं पॉलिटी की क्लास में. एंड आज भी और फिर नेक्स्ट क्लास भी हम लोग पॉलिटी करेंगे डिस्कस, राइट? ओके. तो हम लोग पहले जल्दी से एज यूजुअल जैसे मैं कुछ रिवीजन हम लोग करते हैं अपनी हर क्लास में लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स. यस यस स्मृति, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर आपने जो कल नोट्स भेजा था मतलब करंट अफेयर्स का मई का, उसमें बहुत सारा टॉपिक आपने डिस्कस नहीं किया था, तो क्या वो आएगा? हाँ, वैसे ना वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना. थोड़ा सा टाइम कम था इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ना बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए. तो एक जी बार आप जी गो थ्रू कर लेना. अगर किसी पॉइंट को लेकर कोई क्वेरी होगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ लेना, तो ओके आपने सर, कहा था थैंक कि मैं लेकिन उनको करना है सर. कंप्लीट कराऊंगा। जी जी ठीक है सर। यस रहमान. आपने कहा था कि वो जो रिमेनिंग बचा हुआ उसको कंप्लीट कराऊंगा। हाँ बिल्कुल. असल में क्या है कि अभी ना मेरे को नेक्स्ट 2 क्लासेस में ना पॉलिटी जरा कवर अप करनी है. तो अभी पॉलिटी क्या करते हैं कवर अप, और फिर देखते हैं कुछ अगर टाइम बचता है तो डेफिनेटली मैं अपने एंड पे मैं कंप्लीट करवा दूंगा. और मैं ना आप लोगों के साथ ना एक चीज और शेयर करूंगा, दिसंबर करंट अफेयर्स भी मैं मैम को दूंगा. आप एक बार ना दिसंबर करंट अफेयर्स को भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि दिसंबर करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकता है. तो आप लोग उनको गो थ्रू करना. अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट आया, कोई क्वेरी रिलेटेड होगा कुछ, तो हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे. तो थोड़ा सा सर अपने एंड पर आप कर लेना उसको. सर कोई मैगजीन वगैरह तो नहीं खरीदनी है ना करंट अफेयर्स के लिए? जो आप पढ़ा नहीं रहे हैं नहीं वो नहीं. सफिशिएंट है? हाँ 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 बिल्कुल. मैगजीन ओके सर। परचेज करनी है, बस जो नोट्स हैं एक बार आप उनको गो थ्रू कर लो, उतना सफिशिएंट है. बाकी ये कि अगर उनमें से भी नहीं आया तो फिर ऐसे समझ लेंगे जैसे आपका टाइम खराब है या मेरा खराब था शायद. मतलब वो काफी है. ओके ओके सर। हाँ, क्योंकि वो बड़ा R&D करके वो नोट्स बनाए हैं हम लोगों ने, तो आना चाहिए उसमें से. चलो अच्छा ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. तो पहले एज यूजुअल फटाफट हम जल्दी से पूछ लेते हैं आप लोगों से मई करंट अफेयर्स हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. तो मैं किससे पूछूं? तो विवेक राघव से पूछ लेते हैं. एंड कृतिका को मैं देख रहा था, कृतिका ने भी ज्वाइन किया आज. तो कृतिका एंड राघव, अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड करी हो लास्ट, तो आप मेरे को बताओगे कि नेशनल पार्टी हमने डिस्कस की थी कि 6 नेशनल पार्टी हो गई टोटल. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये नेशनल पीपल्स पार्टी कौन से स्टेट से है? दैट इज माय क्वेश्चन. बाकी अपर्णा, अनुभूति और बाकी स्टूडेंट अगर बताना चाहे तो यस, मोस्ट वेलकम. कश्मीर से सर। कश्मीर। नेशनल पीपल्स पार्टी. कश्मीर। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ. वैसे ये पार्टी जो है मेघालय से है. कोनार्ड संगमा, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स में. यस, वेरी गुड स्वाति, मेघालय करेक्ट. सो कोनार्ड संगमा जो है वो रिलेटेड है इस पार्टी से. और सेवन सिस्टर अगर हम बोले तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है ये पार्टी, करेक्ट. चलो अच्छा ठीक है. आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो कंडीशंस तो वैसे 2 हैं, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना मेरे को. कितने परसेंट उसको वैलिड वोट्स का मिलना चाहिए? हमने किसी पॉइंट में अगर ये डिस्कस किया हो, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई हो जिसमें ये मेंशन किया हो. 6%। 6%। ओके ओके राइट, वेरी गुड रहमान, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड स्मृति. 6% ऑफ वैलिड वोट्स का ना, करेक्ट है. और इसके साथ साथ उसको कुछ स्टेट्स की सीटें भी लोकसभा में विन करनी है, या तो एक स्टेट में या मोर देन वन स्टेट. तो कितनी सीटें उसकी फोर लोकसभा में स्टेट। होनी चाहिए? 4 स्टेट। 11 सीट्स। हाँ, वो 11 स्टेट वाली कंडीशन अलग है, लेकिन इसके साथ 6% वैलिड वोट्स के साथ 4 सीट्स उसकी लोकसभा में 4 बननी सीट्स। चाहिए, है ना. तो वेरी गुड रहमान, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड अपर्णा, करेक्ट है. अच्छा जल्दी से आप मेरे को ये बताओ, सुदर्शन पटनायक, अपर्णा कौन है ये सुदर्शन पटनायक? हमने
इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया, 2 एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी गया। सैंड आर्टिस्ट, Sand artist. सैंड आर्टिस्ट। करेक्ट है, वेरी गुड रहमान, वेरी गुड स्वाति, सैंड आर्टिस्ट, करेक्ट है एवरीवन। अच्छा ठीक है, फिर आप जल्दी से बताओ, हमने डिस्कस किया था एक कल्चरल फेस्टिवल था सिंथन स्नो फेस्टिवल, ये इंडिया के कौन से स्टेट में है? वैसे 4 स्टेट है जहाँ स्नो अच्छे से जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर, कश्मीर। यस कश्मीर में। वेरी गुड नीरू, रहमान, अपर्णा एंड सार्थक, ओ सार्थक ने भी ज्वाइन किया है, करेक्ट। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है डन। उसके बाद फिर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट योजना आपके साथ डिस्कस करी थी, विवाद से विश्वास स्कीम। ये कौन से पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है? MSME, MSME। MSME सेक्टर। वेरी गुड, करेक्ट स्मृति, राइट। सो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। चलो ठीक है, आप मेरे को बताओगे यूजीसी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था कि आपको इधर उधर भटकना नहीं है, इसी पोर्टल पर आओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया की 200 यूनिवर्सिटीज की वैकेंसी मिल जाएगी। नेहा पवार से मेरा क्वेश्चन है ये। CU चैन। CU चैन पोर्टल। वेरी गुड, करेक्ट नीरू, एंड CU चैन पोर्टल है ये, ठीक है डन है। अच्छा फिर आप मेरे को ये बताओ, हमने डिस्कस किया था कि एक कोल माइंस, वैसे कोल माइंस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने आपसे पूछा था कि कोरबा कोल माइंस जो है वो इंडिया में कहाँ पर है, तो कुछ आइडिया है आपको? कोरबा कोल माइंस, छत्तीसगढ़। हाँ वेरी गुड, करेक्ट। तो आई थिंक नीरू ने आंसर दिया छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट अपर्णा, वेरी गुड सार्थक, करेक्ट। अच्छा एक मेरे को ये बताओ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा सिंगरौली कोल माइंस, ये मैंने मैप में आपको शो करी थी, लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं था। तो सिंगरौली कुछ आइडिया है किसी को कि कौन सा स्टेट में है ये? यस, कृतिका, रहमान, नेहा, सिद्धार्थ। महाराष्ट्र में तो खैर कोई कोल माइंस थी नहीं। सर एंड झारखंड। नहीं, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है, MP। तो आप लोग एक बार उस नोट्स को गो थ्रू कर लेना, उस मैप को जरूर देख लेना, वो 8 कोल माइंस है, ज्यादा तो है भी नहीं। तो सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है, तलचर उड़ीसा में है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइंस है। चलो अच्छा ठीक है डन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने मे करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करी थी, सितवे पोर्ट। सो वेल स्मृति, आप बताओगे सितवे पोर्ट कहाँ पर है और म्यांमार कितने स्टेट्स को टच कर रहा है? ओ वेरी गुड, तो अपर्णा ने आंसर दिया म्यांमार, करेक्ट। म्यांमार और 4 स्टेट्स। वेरी गुड स्वाति, करेक्ट, 4 स्टेट्स को टच करता है। क्या उसमें अरुणाचल प्रदेश है क्या? यस सर। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री जो है वो म्यांमार को टच कर रही है, ठीक है डन, यस सर। करेक्ट, राइट सार्थक। अच्छा फिर आप ये बताओ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो कृतिका या सिद्धार्थ, प्लीज टेल दैट इंडिया की रैंक कितनी है एंड दिस इंडिया 161 है 161 टॉप बाय नॉर्वे। करेक्ट। So 161 and out of 180 countries है, वेरी गुड स्वाति, अपर्णा एंड अदर स्टूडेंट्स, एंड नॉर्वे ने इसमें टॉप किया, ठीक है बढ़िया। अच्छा फिर आप मेरे को ये बताओ, हमने डिस्कस किया था CVV और एक टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया था, RBI अभी इसको करने जा रहा है कंपलसरी। सो CVV स्टैंड्स फॉर, इसमें लास्ट वाला V का क्या मतलब है? लास्ट V कार्ड स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन वैल्यू। करेक्ट, वेरी गुड, राइट। सो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, और ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों में ये सर सब। बोथ। होता है, वेरी गुड, करेक्ट है, डन। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरे को ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 2 डेज मैंने आपको बताए थे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो आप मेरे को बता सकते हो किस दिन? 3rd मई। थर्ड में। वेरी गुड, करेक्ट, 3rd of May को हम लोग वर्ल्ड प्रेस और फ्रीडम 1st डे, में को इंटरनेशनल लेबर फर्स्ट डे। मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा उसके बाद एक और धमाकेदार न्यूज हमने करी थी मई में, कि अभी हमें किसी मिनरल के डिपॉजिट्स मिले हैं किस पर्टिकुलर स्टेट में? लिथियम। यस सर लिथियम के मिले हैं राजस्थान में। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा वैसे अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे लिथियम के डिपॉजिट्स हैं? कुछ आइडिया, हमने 1-2 कंट्रीज अगर डिस्कस करे हो। चाइना। चाइना में तो चलो है ही, बाकी अदर देन चाइना? जम्मू कश्मीर। नहीं भूल रहा हूँ सर, आपने बताया तो चलो है ही। साउथ अमेरिका में बोलिविया, और हमने डिस्कस किया था चाइल और अर्जेंटीना, तो साउथ अमेरिका में काफी डिपॉजिट्स हैं। लेकिन हाँ हमने बोला था कि चाइना वैसे जो है वो 75% रिफाइन करता है, और 50% वर्ल्ड के डिपॉजिट्स का चाइना के पास है। लेकिन अदर देन चाइना ये 3 कंट्रीज भी साउथ अमेरिका की हैं। और फिर अभी तो हमारे यहाँ पे धमाकेदार न्यूज आ गई कि हमारे राजस्थान में इतना मिल गया कि हम अपने इंडिया का कितना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं इससे?
80%. हाँ लमसम 80%, यस करेक्ट, वेरी गुड। चलो ठीक है, डन। सो ये हमने न्यूज डिस्कस की थी। दो बातें लास्ट बता दो जल्दी से, स्वाति से पूछ लेते हैं, स्मृति, विवेक और बाकी सभी से। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स। अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। हाँ अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत कौन है? फॉर्मर सीईओ ऑफ सीईओ ऑफ नीति आयोग। वेरी गुड। नीति आयोग। आसियान जो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन या आसियान जकार्ता। कंट्रीज का? जकार्ता। वेरी गुड, करेक्ट, राइट रहमान, नीरू। जकार्ता। एंड जकार्ता जो है अपर्णा, वो किसकी कैपिटल है? इट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। वेरी गुड, इंडोनेशिया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने मे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने पॉलिटी के टॉपिक पर और जल्दी से डिस्कस करते हैं पॉलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल फिर से मैं आप लोगों से 10 MCQs पूछने जा रहा हूँ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। फिर उसके बाद ना अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं जल्दी से मूव कर जाऊंगा पार्लियामेंट पे। मैं लोकसभा राज्यसभा आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक डिलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, उसको हम लोग करेंगे क्लास में। और फिर हम कुछ शॉर्ट टर्म्स डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो मैं पहले आप लोगों से कुछ एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ और कोशिश करना थोड़ा फास्ट रिप्लाई करना। वैसे आई नो कि आप लोग सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और जल्दी जल्दी से मुझे रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, सो प्लीज रीड इट एंड गिव द आंसर। The authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from, यानी consolidated fund of India आप ऐसे मानो कि भारत सरकार का लॉकर है और इस लॉकर से अगर मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं तो मुझे किसकी परमिशन सबसे पहले लेनी है? यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की, राइट। सो मिस्टर रहमान ने बोला है कि सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, करेक्ट है। सिद्धार्थ का भी आंसर सही है और बाकी जिस स्टूडेंट ने बताया बिल्कुल राइट आंसर है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की परमिशन बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आप सबका। देखो थोड़ा कॉमन सेंस से हैंडल करना पॉलिटी को। एक बात बताओ, जनता का पैसा है और जनता के पैसे की लॉकर की चाबी तो सरकार के पास है, तो सरकार ही सरकार से पूछेगी, यानी गवर्नमेंट ही तो यूनियन। अब एक बात बताओ, मोदी जी ने पैसा निकालना है तो वो क्या निर्मला सीतारमण से पूछेंगे? और निर्मला सीतारमण की इतनी हिम्मत है वो मोदी जी को ना कर दे, वो अगले दिन ही मिनिस्ट्री से गायब हो जाएगी, है ना। एक कॉमन सेंस है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने ये बात रखी कि सरकार को अगर पैसा निकालना है तो भैया ऑपोजिशन से पूछो। पार्लियामेंट का मतलब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, तो इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिस स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया वो है मिस्टर सिद्धार्थ, एंड एक और स्टूडेंट ने आंसर दिया, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। चलो जी आ जाओ जल्दी से और बताओ इसका राइट आंसर। When the annual union budget is not passed by the लोकसभा, मतलब लोकसभा निर्मला सीतारमण जी बजट लेकर आई और वो पास ही नहीं हुआ, क्योंकि वोटिंग होती है ना लास्ट में कि जैसे हम आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जा रहे हैं और वो फेल हो गए। प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो स्वाति ने ये बोला है, तो रहमान क्या एग्री करते हैं स्वाति से? यस सर। अच्छा, और सार्थक ने भी बिल्कुल एग्री किया है इन दोनों से, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगर मैं बजट लेके आ रहा हूँ या मेरा कोई मिनिस्टर और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो अगर वो बजट फेल हुआ तो फिर इसका मतलब है कि आप माइनॉरिटी में हो, क्योंकि तभी तो अगर आप ऐसे मानो ना कि 543 मेंबर्स में से 272 अगर आप नहीं हो तभी तो आप फेल हो गए, तभी आपके फेवर में ये पास नहीं हुआ, तो इसलिए अब आपको रिजाइन करना होगा। वेरी गुड, करेक्ट है। चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताओ। Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? Fundamental duties हमने डिस्कस करी थी, मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब उस नोट्स में था। सो आलोक ने आंसर दिया है 3A, और आलोक को हम कभी कभी देखते हैं चैट सेक्शन पे, एंड आई फील हैप्पी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल नो डाउट एट ऑल, इसमें क्या सोचना है। राइट मतलब टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनती ऐसी। हाँ, साइंटिफिक टेम्पर बना के रखो,
है ना, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को केयर करो, भैया आपकी ड्यूटी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स की रिस्पेक्ट करो, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन ये आपकी ड्यूटी नहीं है टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन, है ना, ये ऐसी कोई ड्यूटी हमने उनमें मेंशन नहीं करी। वैसे टोटल कितनी ड्यूटीज है अनुभूति, रहमान, नीरू, हाउ मेनी ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड व्हाट अबाउट द पार्ट, इसका पार्ट नंबर क्या है? ओके, सर 11. वेरी गुड। और Sir, 11 यस करेक्ट है, वेरी गुड, 11 है, बिल्कुल एग्री करते हैं हम आपसे। ये पार्ट नंबर कौन सा है लेकिन, तो आप ये ध्यान रखना, इसका जो पार्ट है वो है 4 कैपिटल ए, राइट, 4 कैपिटल ए। एंड 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया था 1976 में। हमें 26 सालों के बाद ध्यान आया कि यार ड्यूटी तो दी नहीं, देश के लोगों को राइट दे दिए, तो राइट के साथ साथ ड्यूटी भी तो पैरेलल चलती है ना। आपका राइट है कि आपने फीस पे करी तो आपको क्लासेस मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी ये भी ड्यूटी बनती है कि भैया 6 to 7 अगर जीके की क्लास है तो आपको 6 to 7 आना है, दिस इज योर ड्यूटी। अब आप 8 बजे मैम को फोन करो कि वो पुनीत सर ने क्लास नहीं ली अभी तक, वो कहेंगे बेटा क्लास होगी 6 to 7, तो दिस इज योर ड्यूटी। तो राइट एंड ड्यूटी दोनों साथ साथ चलते हैं, करेक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया। चलो जी, वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा टैलेंटेड क्वेश्चन है, एंड पता नहीं आप कितना समझ पाओगे इस क्वेश्चन को पढ़कर। चलो देखते हैं। वोट ऑन अकाउंट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वोट ऑन अकाउंट, और एक होता है इंटरिम बजट। तो मेरा पर्पस ये भी है एमसीक्यू के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ बता दूंगा जल्दी से, जो शायद टाइम कम होने की वजह से हम इन टॉपिक्स को ना टच कर पाए। सो दैट इज माय मोटिव टू शेयर दीज एमसीक्यूज। तो कोई बात नहीं, थोड़ा वाइल्ड गेस लगाना, फिर करते हैं इसको डिस्कस। ओके 4B, ठीक है, एंड नीरू ने बोला है सर बी, ठीक है, स्मृति ने बोला है बी, चलो ठीक है, तो मैं इसका आंसर अब आपको बता देता हूं। तो चलते हैं, हम आते हैं आंसर शीट पर, आ जाते हैं सीधा, और इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ओनली 2, राइट। अब मैं पहले वोट ऑन अकाउंट आपको बता दूं, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। फरवरी के मंथ में निर्मला सीतारमन ने बजट इंट्रोड्यूस किया, और फरवरी में डिस्कशन हुआ, मार्च में डिस्कशन हुआ, और पता चला कुछ बातों पे ऑपोजिशन अड़ गया, या फॉर एग्जांपल किसी और मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन आ गया और लोकसभा स्थगित हो गई। अब 1 अप्रैल से हमें देश चलाना है सरकार को, तो सरकार को टेंशन हो रही है कि यार बजट इन्होंने पास करा नहीं है अभी तक कंप्लीट बजट, तो मैं मतलब वही जैसे बात आ गई ना कि मैं लॉकर से पैसे कैसे निकालूं। फॉर एग्जांपल 1000 CR का बजट है और मुझे 1 अप्रैल से देश चलाना है, तो फिर सरकार रिक्वेस्ट कर रही है ऑपोजिशन से कि सर आप ना मेरे को 1/6 इसका ओके कर दो, मैं लॉकर से पैसा निकाल लेती हूँ 1/6, और आप मेरे से ना 2 महीने और ले लो डिस्कशन करने के लिए। तो मैं 1/6 निकाल कर तब तक खर्चा और जो मुझे लोगों की सैलरीज बांटनी है और जो मुझे गेन करना है वो मैं शुरू करती हूँ देश चलाना। तो इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट्स बजट। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा कि मेरे को 1/6 दे दो, मुझे खर्चा करना है, 2 महीने आप मेरे से और टाइम ले लो, आप करो डिस्कशन, में तब तक खर्चा स्टार्ट करती हूँ, करेक्ट है। तो वोट ऑन अकाउंट तो ये हो गया। अच्छा, इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आएगा 2024 में, आपको पता होगा कि मई में इलेक्शन है 2024 लोकसभा के। अब निर्मला सीतारमन जो बजट इंट्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट ईयर, वो करेगी अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, समझिए आप। क्यों? क्योंकि मई में इलेक्शन होंगे, जून में रिजल्ट आएंगे और नई गवर्नमेंट जुलाई तक काम करना शुरू करेगी। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सर आप ना जो बजट बनाओगे वो अप्रैल से जुलाई तक का बनाना, फिर जो नई सरकार आएगी अगर आप आ गए तो आप कंटिन्यू करना, अगला बजट रिमेनिंग मंथ का आप बना देना, और अगर कोई नई सरकार आई तो रिमेनिंग मंथ्स का वो बजट बनाएगी। तो इसको इंटरिम बजट बोलते हैं। जब किसी गवर्नमेंट का लास्ट ईयर रन कर रहा हो तो वो वहीं तक का बजट बनाएगी जहां तक उसका टाइम पीरियड है। आप समझ गए ना? अब पता चला मेरे को बजट बनाना है और अगले 3 महीने के बाद इलेक्शन है, तो मैं ऐसी लुभावनी स्कीमें,
ऐसे बड़े बड़े वादे कर दूंगा ताकि लोग इंप्रेस हो जाए, जनता इंप्रेस हो जाए। इस वजह से इसको बोला गया इंटरिम बजट ओनली फॉर 3 to 4 months एंड रिमेनिंग 8 months वो गवर्नमेंट बनाएगी विच इज गोइंग टू कम इन द पार्लियामेंट और इनटू एग्जिस्टेंस। ये बताओ पहले करेक्ट है? तो मेरे ख्याल से, अरे गजब है, ये तो स्मृति ने आंसर दिया इसका, वेरी गुड। नीरू ने आंसर दिया है, सार्थक ने, और अनुभूति कह रही कि सर मैं मन ही मन यही सोच रही थी लेकिन मैंने बताया नहीं किसी को। वेरी गुड अनुभूति, करेक्ट है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। होप आप लोगों को ये दो टर्म मैंने समझा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट। ये बताओ क्लियर है? ठीक है, वोट ऑन अकाउंट अनुभूति ये है कि जब आपने बजट इंट्रोड्यूस किया और आपके पास 2 months हैं बजट को पास करवाने के लिए, फरवरी एंड मार्च, और 1 अप्रैल से आपको खर्चा शुरू करना है कंट्री का एक्सपेंडिचर, लेकिन अभी बजट कंप्लीटली पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन से बोल रही है कि सर मेरे को 1/6 लॉकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की प्लीज परमिशन दे दो, मैं तब तक कंट्री रन करती हूं और आप मेरे से 2 months और एक्स्ट्रा ले लो डिस्कशन के लिए, लेकिन मुझे कुछ तो पैसा रिलीज करो सो दैट आई कैन रन द कंट्री। गॉट इट अनुभूति? Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं, मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जल्दी से रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर। यस रहमान, सार्थक, स्वाति। ओके, सो अपर्णा, सिद्धार्थ ने आंसर दे दिया पहले ही ए, और अपर्णा भी एग्री करती है बिल्कुल ए, स्मृति ने भी बोला ए, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नो डाउट एट ऑल कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर आप बन गए, जैसे मनमोहन सिंह का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 2004 में सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस सत्ता में आ गई, मतलब कोalition करके उन्होंने अपना 272 का मैजिक नंबर गेन कर लिया। उसके बाद अब सोनिया गांधी ने बाद में हाथ पीछे कर लिए, सोनिया गांधी ने कहा सॉरी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, फिर ये उम्र भर 5 साल परेशान करते रहेंगे कि एक फॉरेनर को पीएम बना दिया, तो भैया मैं तो बन नहीं रही। फिर क्या था, फिर सारे आगे आगे, फिर कांग्रेस में तो सारे ही पीएम है, अगर सोनिया गांधी पीछे हट गई तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। फिर अचानक किसी की नजर पड़ी, मनमोहन सिंह जी चुपचाप कोने में बैठे हुए थे, कहने लगे जी इनको बनाओ, क्योंकि ना तो किसी के सुख में सुखी ना किसी के दुख में दुखी। लेकिन मुसीबत क्या थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, बट नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट आपको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना है, और मनमोहन सिंह जी को राज्यसभा का एमपी बनाया गया। तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट ए, वेरी गुड। तो आई थिंक होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया उनको। ठीक है, आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। यस यानी ज्वाइंट सिटिंग किन किन टॉपिक्स पर लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बुला लेते हैं। अगर आपको पता होगा 28 मई को नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं मोदी जी, वीर सावरकर की एनिवर्सरी पर, और उसमें एक सेंट्रल हॉल होता है, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और एक होता है सेंट्रल हॉल, ताकि जब कभी दोनों को इकट्ठे बुलाना हो तो किन टॉपिक्स पे हम ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। सो वेल, आलोक ने मेंशन करा है 6A एंड रहमान ने बोला है डी। ठीक है, चेक करते हैं रहमान कि आप सही हैं या आलोक, बाकी और किसी का आंसर अभी तक आया नहीं है। स्मृति ने बोला 6B। ठीक है स्मृति, चेक करते हैं कि आप सही हैं या गलत। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ जल्दी से। देखो, सबसे पहली बात, अभी वैसे मैं ये पॉइंट तो मैं आज डिस्कस करूंगा क्लास में आपके साथ, लोकसभा और राज्यसभा जब किसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर हमें डिस्कस करना हो तो दोनों को इकट्ठे बुला लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन रिजर्वेशन है या कोई भी बिल किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड, लेकिन वो साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल, और लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने अटका दिया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने अटका दिया उसको, तो दे कैन कॉल ज्वाइंट सिटिंग। 108 आर्टिकल में ज्वाइंट सिटिंग मेंशन है, इसको प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, लेकिन मनी बिल में अगर आपको पता हो तो लोकसभा की चलती है, राज्यसभा की नहीं चलती। क्यों नहीं चलती मनी बिल में? क्योंकि राज्यसभा में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जनता के, इसलिए राज्यसभा का ज्यादा रोल नहीं होता, खाली वो सजेशंस दे सकती है, अगर अच्छे लगे तो ठीक, अगर नहीं लगे तो भी ठीक। तो ज्वाइंट सिटिंग में राज्यसभा का रोल नहीं होगा मनी बिल के ऊपर, तो दैट्स व्हाई मनी बिल तो नहीं आएगा।
और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का रोल है। अब देखो बड़े इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट से ध्यान से सुनना इसको। कॉन्स्टिट्यूशन अगर मुझे अमेंडमेंट करना है तो लोकसभा के टोटल मेंबर है 543, राज्यसभा में है 245, यानी अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे बुला लूं और अगर एक तरफ अगर आप इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना बैठेगा, लमसम बता रहा हूं 790 है। इसका मतलब अगर लोकसभा के 400 लोग यस कर दें तो यहां पर लोकसभा के फेवर में बात पास होने के चांसेस हैं, वो बिल पास होने के चांसेस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ज्वाइंट सिटिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि लोकसभा के फेवर में अमेंडमेंट जा सकता है, इसलिए अमेंडमेंट में कहा जाता है कि सेपरेट सेपरेट पास करो भाई, अपना अपना, लोकसभा आप अपना पास करो, राज्यसभा अपना पास करेगी। तो इस पॉइंट की वजह से यहां पे भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन, और मेरे ख्याल से ये आंसर दिया है आलोक ने शायद, और आलोक के लिए और सार्थक के लिए हम करेंगे क्लैपिंग। वेरी गुड। पहले ये बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो दोबारा से। सर ज्वाइंट सिटिंग तो बातचीत के लिए, डिस्कशन के लिए ना बुलाया जाता है, वो बिल पास करने के लिए तो नहीं बुलाया जाता ज्वाइंट सिटिंग। तो डिस्कशन में क्या करेंगे कि आगे DU LLB का एग्जाम कैसे क्रैक करना है, या चाय के साथ जीरा बिस्कुट रखे या नमकीन वाले। डिस्कशन कुछ नहीं होता, ये कंट्री चला रहे हैं तो डिस्कशन कुछ नहीं होता। बिल के ऊपर उसे हाँ या ना करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में बुलाई जाती है, ऐसे खामखा नहीं बुलाते ज्वाइंट सिटिंग। तो उसका कोई डिस्कशन कोई पर्पज नहीं, उसका पर्पज ये है कि किसी अटके हुए बिल को पास करना, यही पर्पज है, तभी तो 108 में रखा है। वरना अगर इतनी बड़ी बात ना होती तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे थोड़ी ना मेंशन करते कि बस आ जाओ वैसे डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस तो ये कर ही रहे अपने अपने हाउसेस में, उसमें इकट्ठे क्या करना, फिर पास करने वाला पॉइंट है तभी बुलाया जाता है। करेक्ट? अच्छा चलो खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यस, क्वेश्चन नंबर 7। सर ऑप्शन सी। सी, अच्छा। तो सिद्धार्थ ने बोला है कि सर मुझे सी लग रहा है, ठीक है। एंड सार्थक ने भी बिल्कुल एग्री करा है सिद्धार्थ से, ठीक है। बाकी स्वाति, अपर्णा, अनुभूति, कृतिका का भी कोई आंसर नहीं आ रहा अभी, वो थोड़ा श्रवण कर रही हैं शायद, ठीक है। अनुभूति और स्मृति भी एग्री है, ठीक है। रहमान आप कुछ 7C, सी होगा सर। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, रिच हेरिटेज कल्चर हमारा, उसको हमें रिस्पेक्ट देना है, उसे प्रिजर्व करना है। अच्छा, साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल ये तो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। और हाँ, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी हमें हर हर बात पर इंडिया को अप्रिशिएट और प्रमोट करना है, राइट। लेकिन थर्ड पॉइंट जो है ना, सेकंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये DPSP का आर्टिकल है और इसका फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई पर्पस नहीं है। तो ये हमारी इंडिविजुअल ड्यूटी नहीं बनती, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। गवर्नमेंट करेगी वीकर सेक्शन को सोशल जस्टिस देना, राइट। तो इसलिए हमारा आंसर बैठेगा ड्यूटीज में 134। तो 134 बिल्कुल सी में है, करेक्ट है, वेरी गुड, राइट आंसर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जल्दी से देखो और बताओ इसका राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं एपेक्स, जुडिशियल की एपेक्स बॉडी है। तो अगर हम लोग ऑटोनॉमी की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट को हमने कैसे सेफगार्ड किया है कि वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपने डिसीजन दे सकती है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे उसको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, सो सार्थक ने बोला है कि सर 8A लग रहा है सार्थक को। अच्छा ठीक है सार्थक, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड ठीक है, बाकी देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करो क्योंकि मुझे फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पहले वाले का आंसर दिया या अभी का आंसर था। सार्थक के बाद अपर्णा ने 8A बोला है, ठीक है। स्मृति ने बोला है 8A, ठीक है। रहमान भी आ चुके हैं, उन्होंने भी बोला है 8A, ठीक है। अभी चेक करते हैं, देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसके आंसर शीट पर आते हैं, देखते हैं कि आप लोग, आलोक ने भी 8A बोला है, तो बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग के आंसर तो बिल्कुल सही है। देखो,
जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजीआई से पूछता है, तो उसका मतलब उसको सेफगार्ड किया गया। अपनी मर्जी से सरकार ने किसी जज को अपॉइंट नहीं कर दिया, सीजीआई से पूछेंगे, यानी जो उस टीम का हेड है उससे पूछा जा रहा है। दूसरी बात, ये बात तो बिल्कुल नहीं जच रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इंपीचमेंट प्रोसेस होता है, प्रॉपर पार्लियामेंट का रोल है। तो सेकंड तो रॉन्ग है, ठीक है। द सैलरीज ऑफ द जजेस are charged on the consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote। तो लेजिस्लेचर का कोई रोल ही नहीं है इनकी सैलरी को कम करना, तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं भैया, बेझिझक आप लोग अपने डिसीजन दो। तो बिल्कुल सेफगार्ड कर रहा है ये पॉइंट भी। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। नहीं, ये तो गलत है। प्रॉपर एग्जाम होते हैं इनके बाकी स्टाफ्स के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, है ना, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो है ये 1 और 3 है और बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर ए ऑप्शन। वेरी गुड, गुड वन, क्लैपिंग सबके लिए। अच्छा चलो जल्दी से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं और इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये तो खैर आपके 10 ईयर का क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 10 ईयर के क्वेश्चन हैं आपके। ये सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो सिद्धार्थ ने आंसर दिया है 9C। ओके सो वेल, और किसी का आंसर, किस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने असल में ये सिस्टम सेट कर दिया था, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और लेकिन वो कौन सा एक्ट था वो हमें चेक करना है। रहमान, स्मृति और स्वाति, नीरू सबने आंसर दे दिया है सी। ठीक है, चेक करते हैं। तो बिल्कुल नो डाउट एट ऑल इसका राइट आंसर जो है 1935 एक्ट है। 1935 का एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट्स इसमें काफी अच्छे हैं। एक तो ये सब सेंटर स्टेट की लिस्ट बन गई। दूसरा, मैंने आपको शायद बताया भी था कि ये जो स्टेट का पीसीएस होता है ना, प्रोविंशियल कमीशन ऑफ स्टेट, है ना, ये स्टेट का जो कमीशन है वो हमने बनाया था 1930, जैसे बिहार कमीशन, राजस्थान RAS, मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सब 1935 एक्ट से बने, करेक्ट। और यूपीएससी तो खैर 1926 में बन गया था, सिविल सर्विस की जो बॉडी है, राइट। स्टेट कमीशन जो है 35, और बर्मा सेपरेट हुआ 35 से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया है। चलो वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से और आप इसका आंसर बता दो। अब डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन है कि डीपीएसपी में कौन कौन से पॉइंट्स हमने मेंशन करे हैं। होप डीपीएसपी आप सबको पता होगा, आर्टिकल उसका और उसका पार्ट। अभी वेदर शायद खराब हो चुका है तो थोड़ा सा देखते हैं, मेरे ख्याल से ओके। सो सार्थक ने आंसर दिया 10B। ठीक है सार्थक, चेक करते हैं आंसर आपका 10B है आपका आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो तो मैं इसका आंसर अब बता देता हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने और किसी ने आंसर नहीं दिया है, स्मृति ने दिया है A। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर शीट में क्या आंसर है। 2 और 3 इसका राइट आंसर है। क्या है देखते हैं, सिक्योरिंग फॉर सिटीजंस ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत है इसका राइट आंसर। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, तो ये नहीं है। ये जो सिक्योरिंग है ना, ये थोड़ा सा गलत है, यानी इसमें थोड़ा सा कंपल्शन आ जाता है, जबकि मैंने आपको बोला था कि डीपीएसपी जो है ना वो खाली इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आप करो तो अच्छा होगा। तो थोड़ी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और 3 फिट बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा B फॉर बॉम्बे। वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट 10 क्वेश्चंस। कोई में से मेरे को चैट सेक्शन पे जरा मेंशन करे कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। अगर 3, 4, 4, 5 भी ठीक है तो काफी अच्छी बात है। ओ सार्थक के 9 क्वेश्चन ठीक है, क्लैपिंग फॉर सार्थक, वेरी गुड। और स्मृति के 8, रहमान के भी 8 क्वेश्चन ठीक है, वेरी गुड रहमान, करेक्ट है। और नीरू के 7 क्वेश्चन ठीक है। ओके चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से और करते हैं डिस्कस पार्लियामेंट्री सिस्टम को। स्वाति के 3 ठीक है, ओके स्वाति। चलो तो अब करते हैं स्टार्ट। मेरे ख्याल से स्क्रीन आपके उस पर शेयर हो गई होगी। इंट्रोडक्शन, यूनियन लेजिस्लेचर की अब हम बात कर रहे हैं।
तो हमको ये बात तो पता ही है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का वैसे मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, बिल्कुल हमें पता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ बनाती है पार्लियामेंट और उसको एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो उसमें हम मिनिस्टर्स को भी मान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी वैसे दो होती है, शायद अगर आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो आप में से स्वाति, अनुभूति, नीरू, सार्थक, आप मेरे को बताओगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है? लेजिस्लेचर होगी पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव में परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम किसको बोलते हैं? सर द ब्यूरोक्रेट्स। वेरी गुड सिद्धार्थ, करेक्ट। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, जैसे निर्मला सीतारमन हो गई आपका फाइनेंस मिनिस्टर, ये है नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पता नहीं भगवान भरोसे 2024 के इलेक्शन में निर्मला सीतारमन दोबारा बने या ना बने, या किसी और पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, तो ये नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और इसके नीचे जो बैठा हुआ है कौन फाइनेंस सेक्रेटरी, जो 1 रुपए के नोट पे साइन कर रहा है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो ब्यूरोक्रेट है, आईएएस है, वो 60 साल की उम्र तक बैठा हुआ है यहाँ पर। करेक्ट, राइट स्वाति? तो एग्जीक्यूटिव हमारी दो तरह की होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। करेक्ट, परमानेंट आईएएस, नॉन परमानेंट हमारी कैबिनेट, राइट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम करेंगे, आगे देखेंगे। चलो खैर, तो ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। तो जब हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट। अभी हम प्रेसिडेंट को थोड़ा एक साइड करते हैं, अभी हम लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो जब 2 हाउसेज हो तो उसको हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? बाई कैमरल, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउसेज हैं हमारे यहाँ पर। तो लोकसभा के लिए हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं और राज्यसभा के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो पहले आप मेरे को ये बताओ कि हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो स्वाति, अनुभूति, नीरू और कृतिका अगर बताए तो अपर हाउस हम किसके लिए यूज करते हैं? अपर हाउस स्पेशली वी यूज फॉर विच पर्टिकुलर हाउस? सर राज्यसभा। ओके, राज्यसभा, करेक्ट है, करेक्ट है। तो आप मेरे को बताओगे कि अपर हाउस क्यों बोलते हैं? क्या ये फर्स्ट फ्लोर पर है? नहीं, ये लेजिस्लेटिव्स वगैरह इसको चुना जाता है ना। क्या क्या चुना जाता है रहमान? ये जो जीते हुए एमएलए वगैरह होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है ये राज्यसभा के मेंबर। ओके, ठीक है। तो इसमें अपर हाउस वाली बात कहां से आ गई? चलो अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है रहमान, वैसे आपका आंसर सही है। लोअर हाउस होती है लोकसभा, यानी जनता से डायरेक्ट लिंक है। जैसे 2024 में मई में हम सब वोट डालने जाएंगे और हम अपना एमपी चूज करके लोकसभा में भेज देंगे। तो जनता से जुड़ा हुआ हाउस है, इसलिए लोअर हाउस। और चूंकि जनता से जुड़ा हुआ हाउस नहीं है, हमने स्टेट के एमएलए इलेक्ट किए और हमारे एमएलए, हमारे स्टेट के एमएलए राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमसे लिंक है राज्यसभा का एमपी, इसलिए उसका नाम हो गया अपर हाउस। चलो ठीक है, डन। अब इसी तरह से स्टेट में भी 2 हाउसेज होते हैं, अगर आपको पता हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा हिंदी में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद इंग्लिश में। करेक्ट। तो सारे के सारे 28 स्टेट्स में 2 हाउसेज नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं। और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो मेरे ख्याल से जरा काउंट करके बता दो कितने स्टेट्स आपको दिख रहे हैं जहां पे 2 हाउसेज हैं, बाई कैमरल सिस्टम आपको दिख रहा है? 6 है ना, 6 स्टेट्स हो गए, करेक्ट है। तो 6 स्टेट में हमारा बाई कैमरल सिस्टम है, राइट अनुभूति? ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर है कि सर समझ में नहीं आई, ये 6 स्टेट्स में बाई कैमरल क्यों है, सारे के सारे 28 स्टेट्स में क्यों नहीं है? तो मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूं। असल में आप ऐसे मान के चलो कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो मैं कोई ब्लैंक ले लेता हूं स्लाइड। हाँ, तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राइट। अच्छा, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट में मैंने बोला कि जैसे 28 स्टेट्स हैं टोटल, तो उसमें हम ऐसे कर रहे हैं कि 6 स्टेट्स में बाई कैमरल है और 22 में नहीं है, राइट। तो इनमें क्या है, इनमें है विधानसभा, फिर है क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल, और फिर यहाँ पे कौन बैठा है, इनका गवर्नर। और इनमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और सीधा उसके बाद यहाँ पे आता है कौन, गवर्नर, क्योंकि इन 22 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो अब आप ऐसे मान के चलो कि ये तो है पापा और ये है 28 बच्चे।
तो कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे बड़े दबंग टाइप के होते हैं, तो इन्होंने अपने पापा से बोला, पापा एक बात बताओ, खुद तो आप 2 हाउसेस लेके बैठे हो, हमारे यहाँ पे सब पे एक एक हाउस क्यों बना रखा है? तो आप तो यहाँ पे लोकसभा से पास करवाते हो, राज्यसभा से पास करवाते हो, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं, तब कोई लॉ बनता है। शुरू में सबके पास एक ही हाउस था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्लियर देयर वर ओनली वन हाउस, या देयर वाज ओनली वन हाउस इन ऑल दीज 28 स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि बेटा आपके यहाँ पे ना कोई इतने बड़े इंपॉर्टेंट ना इश्यूज नहीं आते जिसमें हम 2-2 फिल्टर लगाए। आपके यहाँ पे क्या है, लिकर बंद कर दे, खोल दे, या किसानों को के जो है रेवेन्यूज माफ कर दे या उनसे ले ले, तो बड़े छोटे छोटे टॉपिक है। तो तुम अपनी विधानसभा में डिस्कस करो, गवर्नर से साइन करो और बेटा जयकारा लगाओ और पास करो बिल। अब कुछ बच्चों ने जिद करी कि नहीं डैडी आप हमें मिसगाइड करो, हमारे यहाँ पे तो सेकंड हाउस बनाओ। तो जिन जिन स्टेट्स असेंबलीज ने जिद करी, उन असेंबलीज में सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरन असेंबली के साथ काउंसिल बनानी पड़ गई। लेकिन जब ये काउंसिल बनी तो इनका हाल वैसे ही हो गया कि इनके गले में घंटी बंध गई, यानी इन्होंने खामखा अपने सर जो है ना सिरदर्दी मोल ले ली। क्यों? क्योंकि अब इन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनको बिल पास करवाने में पहले तो यहां पे स्ट्रगल करनी है, फिर उनको यहां स्ट्रगल करनी है, और फिर उनको गवर्नर के साथ भी उनके सींग भिड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नर किसी और पार्टी का है और यहाँ पे किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, आप समझ लो ना पॉइंट, जैसे जिसकी भी केंद्र में सरकार होती है उसी के गवर्नर होते हैं हर स्टेट में। आज एनडीए गवर्नमेंट के गवर्नर्स हैं 28 स्टेट्स में। तो ये तो बड़े ताजे ताजे एग्जांपल हैं। अरविंद केजरीवाल बेचारा भिड़ रहा है एलजी से, इवन तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी और वो ऑर्डिनेंस लेकर आ गए कि भैया एलजी ही फाइनल करेगा जो काम करेगा। तो भिड़ गए ना आप और बीजेपी वाले आपस में गवर्नर और सीएम के इशू पर। तो बाकी स्टेट्स ने जब इनकी हालत देखी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे पूछा कि हाँ बच्चा चाहिए तुम्हें सेकंड हाउस? कह लेंगे नहीं पापा बड़ा आनंद आ रहा है, सिंगल हाउस ही ठीक है हमारे यहाँ पर। तो आप समझ गए। अब ये जो बेचारे 6 थे ये बना के फंस गए, अब ये बोल रहे हैं कि पापा ये हटा दो, तो ये कह रहे नहीं बेटा थोड़ा और एंजॉय करो, और अब ये हटेगा नहीं, अब ये कंटिन्यू चलेगा। तो इस पॉइंट से मैंने आपको 2 बातें क्लियर करी। क्या? कि अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेटअप करना है तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगी? पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया हमारी स्टोरी से। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर उसको रिमूव भी करना है तो भी स्टेट अपने दम पर उसको रिमूव नहीं कर सकती, तब भी आपको पापा से परमिशन लेनी होगी, और पापा मींस पार्लियामेंट से आपको पूछना होगा। तो इट मींस बनाना है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से परमिशन, आपको रिमूव करना है तो भी पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। ये बताओ क्लियर है पॉइंट? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? आलोक को, अनुभूति को, स्वाति, कृतिका, रहमान, नेहा, नीरू, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, डन। चलो अभी हम अपने पार्लियामेंट पे आ जाते हैं। ये मैंने स्टेट्स को इसलिए उठा लिया इस टॉपिक में कि यहाँ पे हम बाई कैमरल को डिस्कस कर रहे थे, फॉर दैट रीजन। चलो अब हम बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की। तो पहले लोकसभा पर आ जाते हैं। लोकसभा थोड़ी आसान है, उसको पहले समझ लेते हैं। देखो लोकसभा की जब हम बात करते हैं ना, तो आप लोग को ये बात पता है कि लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल ऑलमोस्ट ना कॉपी पेस्ट है उसके रूल्स रेगुलेशन। जैसे यहाँ पे ये 5 साल के लिए सेटअप होती है, ऐसी राज्य की विधानसभा भी 5 साल के लिए सेटअप होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोकसभा को डिसॉल्व करा जा सकता है टेन्योर से पहले। वो कब? जब कभी कोalition गवर्नमेंट है और कोई पार्टी पीछे से हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। वही मैजिक नंबर अगर आपका पूरा नहीं हुआ 5 साल में, तो बीच में भी फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है। तभी तो मोदी जी की इतनी हिम्मत होती है, कभी भी अचानक धप्पा करते हैं, 2000 रुपीज का नोट बंद। अब आप इमेजिन करो कि अभी बीजेपी बैठी होती 272 में से, अगर इनके खुद के 170 होते या इनके खुद के 270 होते और 2 सीटें होती मायावती की या समाजवादी पार्टी की या नेशनल पीपल्स पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, तो इनकी हिम्मत ना होती कि ये इस तरह से ऐसे धड़ाधड़ डिसीजन लेते। लेकिन अभी ये खुद, अगर आपको पता हो, शायद पता नहीं मुझे आइडिया है आपको या नहीं, कि 304 बीजेपी को सीट्स मिली थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। चाहिए 272 सरकार बनाने के लिए, ये 304 लेके बैठे हुए। तो इनके खुद के एमपी है बीजेपी के, तो इनकी कोई कोalition गवर्नमेंट नहीं है, भले ही इनका नाम एनडीए है। इन्होंने सहयोगियों को मिला रखा है अपने साथ, और ये टोटल मिला के 350 हैं। लेकिन अगर ये सहयोगी निकल भी जाए, कोई जाता हो चला जाए, किसी को ना पसंद आए हमारी पॉलिसी तो चला जाए। जयराम जी की बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, क्योंकि हम तो अकेले ही 304 हैं, तो हमारे
को तो कोई हटा नहीं सकता बिफोर 5 ईयर। तो 2024 तक की तो फिक्स डिपॉजिट हो गया 5 साल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट का। तो बात यह है कि फ्रेश इलेक्शन कब होंगे, बीच में मिड टर्म्स में, जब कोalition गवर्नमेंट बैठी है। तो लोकसभा का तो खैर सिंपल फंडा है, इसमें ज्यादा हमें समझना नहीं है। 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, आफ्टर 5 ईयर ये सब इकट्ठे आते हैं और 5 ईयर के बाद सब चले जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएगी और आप दोबारा इलेक्शन कंडक्ट होंगे। तो ठीक है, सिंपल है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लोकसभा को। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आलोक से पूछ लेते हैं, रहमान से पूछ लेते हैं, और इधर हम पूछ लेते हैं गृतिका से, पूछ लेते हैं नेहा पवार से। अगर आपको लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन फाइट करना है तो प्लीज मुझे बताओ कि आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए कि इसी एज पर आप इलेक्शन फाइट करोगे। 25 25 या 30? 25 कंफर्म है? 25 हाँ बिल्कुल 25। तो राज्यसभा की बता दो फिर, राज्यसभा की एज, राज्यसभा 30 years 30 years 30 ईयर। वेरी गुड, करेक्ट है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 35? यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा, लोकसभा स्पीकर के लिए बता दो क्या एज होनी चाहिए, लोकसभा स्पीकर? 25 हाँ जो भी लोकसभा के मेंबर होंगे वो बन सकते हैं। मिनिमम एज। तो रहमान की शायद मुझे आवाज आई है दबी जुबान में कि सर जो लोकसभा के एमपी की एज होगी वही। तो बात सही है रहमान की भी कि ये जो क्लास में सब आते हैं ना 543, इन्हीं में से एक बंदा मॉनिटर बनेगा क्लास का। तो मॉनिटर जो है वो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना लोकसभा का, उसी क्लास का एक मॉनिटर बना रहे हैं कि आप 5 साल इनको शांति से बिठाओगे कि चलो आप बैठो, अच्छा आप बोलो, चलो जी आप चुप हो जाओ। तो वो जो मॉनिटर है, स्पीकर, वो लोकसभा से ही है, तो इसलिए 25 ईयर एज। और डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा से ही होता है, उसका बैकअप कि कभी कोई सुख है दुख है, उसका DU-LLB का एंट्रेंस आ गया, बेचारा स्पीकर गया पेपर देने, तो फिर डेप्यूटी स्पीकर जो है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को हैंडल करेगा। तो लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों कहां से आते हैं, लोकसभा से ही आते हैं, विद इन लोकसभा, और दोनों का एज भी 25 ईयर होता है। चलो ठीक है, डन। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और क्वेश्चन ये है कि हम लोग बोलते हैं प्रो टर्म स्पीकर, तो कुछ आइडिया है आपको? एक टर्म यूज होती है प्रो टर्म स्पीकर, ये क्या, कौन होता है ये प्रो टर्म स्पीकर? परमानेंट स्पीकर यूज करने से पहले जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अरे मैम आपकी वॉइस बड़ी कम आ रही है, क्या बोलो? सर जो स्पीकर परमानेंट 5 साल के लिए बनाने से पहले जो स्पीकर चुना जाता है कुछ दिनों के लिए, उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। शाबाश, वेरी गुड, करेक्ट। असल में इसमें रहमान का आंसर सही है, थोड़ा और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल पिछली लोकसभा हमारी खत्म हुई 2024, ओम बिरला हमारे स्पीकर है। अब आज हमारे 2024 का नया सेशन शुरू है, नई लोकसभा आ गई 2024 से 2029। तो यहाँ पर अब चूंकि हमें मॉनिटर चूज करना है, तो अभी अगर ओम बिरला दोबारा इलेक्शन जीत कर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे सर 2-3 दिन के लिए आप बन जाओ बिरला जी, फिर देखते हैं नया किसको बनाना है। और या फिर अगर ओम बिरला ने इलेक्शन इस बार फाइट नहीं करा और वो नहीं आए MP, तो फिर ये अपने में से किसी एक को, किसी सीनियर को बना देंगे 2-3 दिन के लिए, उसको बोलते हैं प्रो टर्म। और फिर उसके बाद चूज होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने जानबूझ के ये वर्ड यूज करा, चूज करते हैं। आप मुझे थोड़ा क्लियर कर दो कि क्या लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन होता है या जो विनिंग पार्टी होती है उसी का स्पीकर बन जाता है? दिस इज माय क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ नेहा से, सार्थक, सिद्धार्थ और स्मृति से। Sir, the member chooses among themselves. अच्छा, तो क्या इलेक्शन होते हैं क्या, मतलब या मतलब क्या होता है, इलेक्शन होते हैं या कैसे होता है? इलेक्शन होता है सर, अगर ज्यादा मेजोरिटी में हो तो इलेक्शन नहीं होता, जहाँ पे लगता है कि जीत सकते हैं तो इलेक्शन हो जाता है, ऐसा ही खबर देते हैं। तो देखो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बात ये है कि प्रॉपर इलेक्शन का ही प्रोसीजर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर पार्टी अपना अपना एक मॉनिटर खड़ा कर देगी और वो इलेक्शन में फाइट करेगा। लेकिन इन जनरल जैसे अब आप देखो ना कि 304 फॉर एग्जांपल बीजेपी अकेले लेकर आई है और उसने अपना एक मॉनिटर खड़ा कर दिया, तो 543 में ये बात तो क्लियर है कि इस मॉनिटर को, इस कैंडिडेट को 303 वोट्स तो मिलने ही वाले हैं। तो इलेक्शन से पहले ही पिक्चर क्लियर है कि किस पार्टी का स्पीकर बनने वाला है, मेजॉरिटी पार्टी का, करेक्ट। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर भी, तो मैं आपको इसलिए पॉइंट बता रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन होता है, लेकिन फिर ऑपोजिशन रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्रभु थोड़ा सा रहम कर लो, अब आपका स्पीकर भी बन गया, आपकी गवर्नमेंट भी बन गई, अब डिप्टी स्पीकर भी आप अपना बनाओगे तो फिर हमारे ऑपोजिशन वालों का क्या क्या वैल्यू है फिर। तो आप एक काम करो, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप
डेप्टी स्पीकर हमारे ऑपोजिशन पार्टी से किसी को बनाने की परमिशन दे दो। तो फिर एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन में कि चलो स्पीकर हमारा है, डेप्टी स्पीकर तुम लोग अपना बना लो। तो जनरली डेप्टी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन की साइड से आता है, करेक्ट, क्योंकि अगर इलेक्शन होगा तो फिर वो मेजोरिटी पार्टी का ही बनेगा डेप्टी स्पीकर। तो अभी हमें एक बात समझ में आ गई, प्रोटर स्पीकर हमें क्लियर हो गया, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर हमें क्लियर हो गया। एक पॉइंट और पूछ लेते हैं लास्ट, वो ये कि लोकसभा में फॉर एग्जाम्पल आज बैठे हैं 100 MP, है ना। अच्छा पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये डेडलॉक सॉरी क्या होता है, कोरम क्या होता है, कितने लोगों MP आने चाहिए सेशन में so that we can run the session, अदरवाइज हम उनको एडजर्न कर देंगे कि आज ये सेशन नहीं होगा क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट फुलफिलिंग, वो फुलफिल नहीं है। 1/3 या 2/3, मे बी 1/3 या 2/3। अच्छा ठीक है, तो विवेक, राघव और रहमान ने आंसर दिया कि 1/3 या 2/3। तो आप में से कौन कौन स्टूडेंट इन दोनों में से किस पे एग्री कर रहे हो? 2/3। बाकी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। सर 2/3। 2/3, नीरू ने आंसर दिया 2/3, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे आंसर सुन के मेरा थोड़ा ब्लड प्रेशर जो है ना हाई लो होना शुरू हो गया। 2/3 तो बहुत होता है, 2/3 का मतलब तो होता है कि कोई बहुत बड़ा बिल पास करना हो तो 2/3 चाहिए होता है। 2/3 बहुत ज्यादा है, और 1/3 भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर है 1/10, सिर्फ 1/10, यानी 543 अगर MP है टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा में तो कोरम होगा 1/10। 1/10 मींस 44 से 55 MP अगर नहीं आते तो उस दिन सेशन नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए 1/10, करेक्ट। और क्यों नहीं चलेगा वो आप समझ ही गए। जैसे वही अब मान लेते हैं आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है और कोई एक ही स्टूडेंट आया, पता चला ईशा शर्मा आ गई आज और बाकी आप लोग नहीं आए, तो फिर हम सोचेंगे छोड़ो क्लास अभी छोड़ देते हैं, जब सारे बच्चे आएंगे फिर उस दिन क्लास रखते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन पार्लियामेंट का 1.25 लाख रुपए का खर्चा होता है, 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए पर डे, क्योंकि वो AC चल रहे हैं, है ना, उनका खाने का प्रबंध करना है। तो आपको पहले बताना है, इन्फॉर्म करना है कि मैं आ रहा हूँ, आज सेशन अटेंड कर रहे या नहीं। किसको? स्पीकर को। यहाँ तो तुम छुपन छुपाई धप्पा खेल रहे हो, अचानक कभी आगे दर्शन दे दिए, कभी लॉग आउट कर दिया, कभी लॉग इन कर लिया। पार्लियामेंट जब बनोगे तो ऐसी हरकतें शोभा नहीं देगा तुम लोगों को, करेक्ट। तो वहां पे कुछ प्रोसीडिंग्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज स्पीकर आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कैंसिल कर सकता है। तो कोरम क्या है जी? 1/10, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इसको। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि फॉर एग्जांपल आज 100 MP आए तो भाई कोरम तो पूरा है, फुलफिल है कोरम। अब किसी टॉपिक पे हुआ डिस्कशन और बाद में हुई वोटिंग, तो 50 ने बोला, 50 MPs ने बोला यस एंड 50 MPs ने बोला नो। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका क्या होगा, इस बिल का बेचारे का क्या होगा? यस, तो ये क्वेश्चन मैं किससे पूछूं? आलोक, अनुभूति से पूछ स्पीकर की लेते हैं। एक्स्ट्रा वोट होगी शायद इस सिचुएशन में। हाँ सॉरी सर स्पीकर की शायद एक्स्ट्रा वोट होगी इस सिचुएशन में। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, राइट आंसर है। आपको पता है अब स्पीकर को इनवाइट करा जाएगा कि सर अब आप आके अपना फाइनल वोट दे दो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हो गई 50 यस 50 नो, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। वेरी गुड अपर्णा, राइट आंसर है। इसके लिए टर्म यूज होती है कास्टिंग वोट। तो फिर स्पीकर अपना फाइनल वोट डालेगा, अगर उसने यस करा तो 51 यस, उसने नो बोला तो 51 नो हो जाएंगे। करेक्ट है, वेरी गुड, चलो जी डन हो गया। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी। अब हम आते हैं राज्यसभा पे, चलते हैं और राज्यसभा को डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आप ये बात जान लो, अच्छा लोकसभा में ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि 543 सीट्स हैं और 272 अभी की बात अगर करें। और वैसे अगर आपको पता हो तो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी 552, जिसमें 550 आपको पता होगा कि इलेक्टेड और 2 थे एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड, जो अभी मैंने आपको शायद बताया था अमेंडमेंट नंबर लास्ट क्लासेस में, जब हमने पहले अप्रैल में, शायद अप्रैल में या अभी हमने क्लास ली थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये 2 एंग्लो इंडियन अभी कैंसिल कर दिए, तो अभी टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 हो सकती है, लेकिन अभी हमारी 543 है, करेक्ट। ये 7 सीट्स कहाँ कम है तो मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ POK, कुछ चाइना ने कुछ एरिया हड़पा हुआ है, तो हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आज इंडिया के कंट्रोल में नहीं है और हमारे पड़ोसी देशों ने उनको हड़पा हुआ है, वहां पे हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा पाते, इस वजह से 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है, ठीक है। चलो तो इसका 50% +1 लेते हैं हम, इसका 50% +1 आप निकालोगे तो लमसम 272 बैठेगा।
अच्छा चलो, तो क्या पहले ही बताओ मुझे, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? रहमान, आलोक, अपर्णा, कृतिका, नीरू, नेहा, सिद्धार्थ। सर फिर ये लोकसभा की सीट बढ़ने वाली है ना, तो उसका कोई अमेंडमेंट वगैरह हुआ है या नहीं, मैं अभी 2026 वही में? वो मैंने पढ़ाना है आपको टॉपिक, वो डीलिमिटेशन कमीशन है। डीलिमिटेशन कमीशन 2026 में लोकसभा की सीट्स इंक्रीज करेगा, उससे पहले अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। और वो अभी मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, वो करेंगे वहां पे, डिस्कस ओके करेंगे। ओके अभी जो मैंने डिस्कस किया उसमें बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, वो अभी आपके पॉइंट को ना मैं लूंगा, अभी वो टॉपिक करेंगे डिस्कस। चलो खैर, अभी हम आते हैं जल्दी से राज्यसभा पर आ जाते हैं। तो भाई अब राज्यसभा की बात करते हैं, तो पहले तो आप ये जान लो कि राज्यसभा की टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेंथ है वो है 250। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन है वो होते हैं 245 पे, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 245, करेक्ट। अब इस 245 में भी क्या कहानी है कि 233 का तो होता है इलेक्शन और प्लस 12 का होता है नॉमिनेशन, करेक्ट। अब वैसे तो देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन राज्यसभा को कहते हैं बैकडोर एंट्री, क्योंकि राज्यसभा में एमपी बनना बड़ा आसान है। अगर भविष्य में तुम्हारा DU/LLB एग्जाम अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ हो जाए और तुमने मन बना लिया कि अब मैं इलेक्शन ही लड़ूंगी या लड़ूंगा, सर ने पॉलिटी पढ़ाया, लगाए हमें कि बड़ा अच्छा करियर है एज ए MP, तो लोकसभा के इलेक्शन मत लड़ना, मेरा सजेशन है। क्योंकि लोकसभा में आपको करना पड़ेगा जनता को सेटिस्फाइड, तब आप बनोगे MP। राज्यसभा में बड़े इजीली आपका हो जाएगा सिलेक्शन और आप बन जाओगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब कैसे, उसका जल्दी से हम उदाहरण लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इलेक्शन होते कैसे हैं। देखो, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो पहले तो मुझे जरा फटाफट जल्दी से समझा दो कि दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, कुछ आइडिया है किसी को? राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा की हाउ मेनी सीट्स फ्रॉम दिल्ली दिल्ली? में 7 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। या खुदा, ये आपने क्या बोल दिया? सर राज्यसभा की 67 सीट्स है। कितनी? 67? सर 7 है सर शायद। अच्छा चलो खैर, अब तुम लोग चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना मैं अपनी की वाली सही वाली भूल जाऊं तुम्हारे चक्कर में। तो खैर ध्यान रखना भाई, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 7, ठीक है। राज्यसभा से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से आते हैं राज्यसभा के लिए, 3 MPs आएंगे राज्यसभा के लिए। अब मैं पहले आपको ये समझा दूं कि फॉर एग्जांपल राज्यसभा की सीट्स हमने डिसाइड करी, 3 सीट्स हैं, करेक्ट। तो क्या होगा कि पूरे दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? अगर आपको आइडिया हो, 70। दिल्ली की असेंबली में 70 MLA हैं। तो अब ये पूरे दिल्ली को कैसे, 70 MLAs को कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम पहले यहाँ पे समझते हैं। इस स्लाइड पर आ जाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा दिल्ली है और इस दिल्ली में टोटल है 70 MLA की सीट। तो ये पूरे दिल्ली को राज्यसभा की 3 सीटों में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि तीनों सेक्शन में बराबर बराबर MLA आ जाए। जैसे अगर मैं ऐसे लूं तो मैं ऐसे ले लूं 23 MLA 23 MLA कितने हो गए? 46। और इसको मैं ले लेता हूं 24 MLA, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको काउंट करोगे तो 70 हो गए। तो इस एरियाज में 23 MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी, इधर 23 इधर 24, ये मैंने 3 पार्ट में पूरे दिल्ली को 70 MLAs के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अब हर पार्टी, क्योंकि 3 सीटें थी ना इस वजह से 3 सेक्शन बनाए, अब हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी, अरविंद केजरीवाल, या एक और पार्टी कांग्रेस ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हर तीनों ने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। अब ये 23 इन तीनों को वोट डालने आएंगे। अब आप समझ गए कि अगर इन 70 में से 62 सीट्स अरविंद केजरीवाल के MLA हैं, तो इसका मतलब इन 23, 23, 24 में मैक्सिमम MLA आपको अरविंद केजरीवाल के दिखाई देंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20 MLA अरविंद केजरीवाल के इस सेक्शन में हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलने वाले हैं? 20। तो इलेक्शन से पहले ही समझ में आ गई पिक्चर कि इस इलाके से राज्यसभा का MP किसका बनने वाला है? आप पार्टी का। यहाँ पे चेक कर लेंगे किसके MLA ज्यादा है, तो उस पार्टी का MLA बनने वाला है, उस पार्टी का राज्यसभा का MP बनने वाला है। ये बताओ मुझे, ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? तो वो जो हमारा पॉइंट है ना कि अगर किसी को इलेक्शन जिताना है विद इन 6 months,
तो ये राज्यसभा से एमपी बना के भिजवा देते हैं, क्योंकि वहां पे श्योर शॉट होता है कि आप इलेक्शन वहां से विन करने वाले हो, क्योंकि आपके एमएलए वहां पे ज्यादा है, तो आपके कैंडिडेट को मैक्सिमम सीट्स मिल जाएंगी, मैक्सिमम वोट्स मिल जाएंगी। ये बताओ पहले ये समझ में आई बात या नहीं आई? आगे से समझ। क्लियर है? आलोक, अनुभूति, कृतिका, रहमान, नीरू, नेहा, सार्थक, सिद्धार्थ, Yes, sir. स्मृति, Yes, sir. क्लियर है ना? तो राज्यसभा को इसीलिए बैकडोर एंट्री बोलते हैं, क्योंकि वहां पे वैसे भी क्लियर है कि किसने जीतना है। जहां आपके एमएलए ज्यादा हो वहां से अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दो और डेफिनेटली आप राज्यसभा से एमपी की सीट ले जाओगे। चलो ठीक है, डन। अब जल्दी से हम दो बातें डिस्कस करते हैं, फिर अभी इसको एंड करते हैं क्लास को। देखो, राज्यसभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा अपर हाउस है, क्यों, वो हमने कर ही लिया डिस्कस। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा जो है इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अभी जो हमने डिस्कस किया, और ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेकिन राज्यसभा का एक और बड़ा स्पेशल फीचर है, इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस। ये डिसॉल्व नहीं होता, जैसे लोकसभा 2024 में डिसॉल्व होने वाली है। राज्यसभा का क्या सीन है कि यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका टेन्योर होता है 6 इयर्स, और हर 2 साल के बाद यहाँ पे होते हैं इलेक्शन। तो हर 2 साल के बाद 1/3 एमपी ऐसे होते हैं जिनके 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, ये बाहर चले जाएंगे और नए 1/3 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 2 साल के बाद आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 एमपी आउट, 1/3 एमपी इन। तो यहाँ पर कभी भी 245 जो है से कम आपको एमपी नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको 245 का यहाँ पे आपको एमपी की स्ट्रेंथ दिखाई देगी। तो बात यह है कि अगर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुझे लगाना होगा तो इसका मतलब ये सारे के सारे एमपी उस समय इकट्ठे नहीं फिल हुए होंगे 1950 में जब राज्यसभा का सेटअप किया होगा। आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट, क्योंकि अगर ये सारे एक साथ आते तो सबके एक साथ ही टेन्योर पूरे हो जाते। तो इन्होंने क्या करा होगा, राज्यसभा को जब शुरू में बनाया होगा तो 1/3 एमपी डाले होंगे, 2 साल के बाद 1/3, फिर नेक्स्ट 2 ईयर 1/3, और फिर जब अगला 2 साल हुआ होगा तो इसके 6 साल कंप्लीट हो गए होंगे, तो ये आउट और नया 1/3 इन। गॉट द पॉइंट? तो इसलिए एक साथ ये सारे के सारे एमपीज फिल नहीं हुए होंगे इस हाउस में। 2 इयर्स के गैप में शुरू में राज्यसभा को बनाने में 6 से 8 साल लग गए होंगे, और फिर उसके बाद वो साइकिल घूमनी शुरू हो गई, 1/3 आउट 1/3 इन। ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। करेक्ट है? Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि ये इतना खिलारा क्यों मचाया, क्यों इतना सब कुछ करा, इकट्ठे आते इकट्ठे जाते, सब इकट्ठे जयकारा लगाते, ऐसा क्यों किया कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस बनाया? क्या रीजन है इसके पीछे, जल्दी से बता दो, और इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। यस, विविधता बनी रहे सर। क्या बनी रहे? विविधता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विविधता में एकता है, ये ऐसे आता था जब मैं 7th क्लास में था। खैर, इस डायलॉग बाजी से तो काम नहीं चलेगा, ये तो आंसर नहीं है। देखो, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। होता क्या है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस बनाने का पर्पस क्या था, मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। अचानक उनकी सरकार गिर गई क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी एनडीए की, और जैसी गवर्नमेंट गिरी पता लगा पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो लोकसभा तो डिसॉल्व हो रखी है, तो आपको पता है पूरी कारगिल वॉर किसने संभाली? राज्यसभा ने। अब आप समझ गए, लोकसभा का कोई भरोसा नहीं है, 5 साल के लिए आए तो 5 साल बैठेगी। इन बिटवीन अगर मिड टर्म उसके इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होने में भी 3-4 महीने लग जाएंगे, और उस समय में कोई संकट आ जाए, तो उस संकट का संकट मोचन कौन बनेगा? राज्यसभा। दैट्स व्हाई our framer of the constitution they created Rajya Sabha as a permanent house, because of any typical circumstances Rajya Sabha can handle the situation of the country. Got this point? तो राज्य सभा को परमानेंट हाउस बनाने के पीछे ये पर्पस है। विविधता में एकता वो करेंगे बाद में डिस्कस। सर एक सवाल है कि लोकसभा जैसे डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी खत्म, लेकिन ऐसा है कि होता है, उसको ना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना रखा जाता है, क्योंकि पोस्ट खाली नहीं छोड़ते। वैसे प्रेसिडेंट भी कई बार हैंडल कर लेता है, प्रेसिडेंट भी संभाल लेता है, लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ना वो कोई फॉरेन टूर पे जा सकता है, और ना ही कोई वो डिसीजन ले सकता है, ना कोई वो फ्रेश लॉ बना सकता है। तो एज ए शोपीस उसको बिठाया, कंटिन्यू करवाया जाता है। तो सर राज्यसभा में जो भी होती है तो उसकी जिम्मेदार तो कोई एक व्यक्ति होंगे ना, जैसे पूरे लोकसभा खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा में कोई एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार नहीं है, बस राज्यसभा अपने आप में पूरी कलेक्टिवली जो भी डिसीजन होगी वो कलेक्टिवली होगी, वोटिंग बेस पे।
ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास, टाइम हो गया है और मेरी अगली क्लास भी है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और करते हैं डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया ना जो हमने डिस्कस किया? Yes, sir. sir. ओके ओके ठीक है, Thank you. थैंक यू, विल मीट टुमारो, Thank you, विल sir. डिस्कस। Thank you, sir. बाय बाय।